हेलो दोस्तों, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी के सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरएएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के सभी विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आदि सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के साथ ही किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट करके अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज से हम हिस्ट्री यानी इतिहास विषय का, जो कि सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो जो भी पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो वो किसने विभाजन किया था? थॉमसन ने या लुबाक ने या फिर टेलर ने या फिर चाइल्ड ने? तो वो विभाजन किया था किसने? थॉमसन जी ने। किसने? थॉमसन जी ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन यानी 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? नवपाषाण काल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ था और नवपाषाण काल में ही गेहूं की अन्य किस्मों की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्दी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो कौन सा अनाज था जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो कौन सा था इसमें? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन सा अनाज था? तो वो था जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था मानव द्वारा? तो वो था जौ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का साक्ष्य बताना हमें कि कहाँ सबसे पहले मिला। नीलगिरी पहाड़ियों में या फिर शिवालिक पहाड़ियों में या नलमल्ला की पहाड़ियों में या फिर नर्मदा घाटी में? तो जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य था वो कहाँ से मिला है हमें? नर्मदा की घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नर्मदा की घाटी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो कहाँ प्रमाण मिले हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण? धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से या फिर कालीबंगा से या मेहरगढ़ से? तो जो
कौन से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के जो प्रमाण मिले वो मिले हमें कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्दी हवा से, या फिर लहुरा देव से, या फिर मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से। तो वो जो मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? लहुरा देव से। ये क्वेश्चन बहुत आता है तो ये लर्न करके रखिएगा, लहुरा देव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, या कोल्दी हवा से, या फिर मेहरगढ़ से। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। अगर लहुरा देव आता है ऑप्शन में तो आपको सबसे पहले लहुरा देव को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लहुरा देव नहीं है, उसके बाद मेहरगढ़ है या फिर कोल्दी हवा है, तो फिर हमें उसको टिक करना पड़ेगा। तो इसमें लहुरा देव तो है नहीं, लेकिन मेहरगढ़ है, तो दूसरे नंबर पे हम किसको? मेहरगढ़ को मानेंगे। तो यही क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से? मेहरगढ़ से माना जाएगा। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेहरगढ़ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यानी कि किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, या फिर नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, या फिर लोह युग को। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है, वो कहा जाता है किसे? ताम्रपाषाण युग को। किसे? ताम्रपाषाण युग को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को ही या फिर ताम्रपाषाण काल को ही क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आमरी से, मेहरगढ़ से, कोट दीजी से, या फिर कालीबंगा से। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ ही हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अब हमें बताना है जो नबदा टोली स्थान है उसका उत्खनन किसने किया था। तो ऑप्शन में है के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वांगकंकड़ ने, या फिर एच.डी. सांकलिया ने, या फिर मार्टिमर व्हीलर ने। तो जो नबदा टोली का उत्खनन किया था वो किया था एच.डी. सांकलिया ने। किसने? एच.डी. सांकलिया ने। नबदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, ठीक है, जो कहाँ पे? इंदौर के निकट स्थित है। कहाँ पे? इंदौर के निकट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन नबदा टोली का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अब ये वही क्वेश्चन आ गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो नबदा टोली कौन से राज्य में आ जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है वो कैसे की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से है या फिर संगनकल्लू से है या कोल्डी हवा से या ब्रह्मगिरी से है? तो जो राख का टीला है वो कहाँ पे? संगनकल्लू जो स्थल है, जो स्थान है संगनकल्लू, वहां से संबंधित है। राख का टीला संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है और ये कहाँ पे था? कर्नाटक में, मैसूर के पास। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आता है। भीमबेटका किस के लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए है या फिर खनिज के लिए या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उपागम स्थल है? तो भीमबेटका जो है वो किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र कहाँ पे हैं? भीमबेटका में। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किमी पश्चिम में स्थित है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध होगा? ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अब कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जिससे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखते हैं ऑप्शन में, घगरिया, भीमबेटका, लेखाइया या आदमगढ़। तो जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं शिलाश्रय से तो वो हुए भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त लगभग कितने? 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी 500 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा? अजंता है या भीमबेटका है या बाग है या अमरावती है? तो ये चारों ही कैसे चित्रकला से संबंधित हैं? तो इसमें कौन सा प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए? तो वो है भीमबेटका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अब पशुपालन का प्रारंभ पूछा है इसमें कि कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी एवं पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? मध्य पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल राइट आंसर होगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के लिए प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो वो कौन सा स्थान है? लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडो। तो जो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कौन सा? आदमगढ़। कौन सा? आदमगढ़। अभी बताया था आदमगढ़ और बागोर से क्या पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से या फिर महदहा से या फिर सराय नाहर राय से। तो जो
हड्डी के उपकरण जहां से प्राप्त हुए हैं वो हमारा कौन सा है, सराय नाहर राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो कहाँ हुआ था नामकरण, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, या फिर नोह में, या फिर लाल किला में। तो गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हस्तिनापुर में। कहाँ पे, हस्तिनापुर में। जो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा जो संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुबर्णी या फिर गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी कि ओसीपी कहा गया है, इसके साक्ष्य विशेषतः कहाँ से, हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ से, हस्तिनापुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ताम्राश्म जो काल था उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, घर में ही दफना दिया जाता था पहले, किस तरह रखकर दफनाते थे। तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जिसमें कि जोरबे के नाव्याशा, दैमाबाद, कोठी, ये सब जो चीजें ये सारे आते हैं, तो वो कहाँ पे, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र में है। यानी कि तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर कि मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, या चिरान से, या मास्की से। तो वो प्राप्त हुआ है कहाँ से, बुर्जहोम से। कहाँ से, बुर्जहोम से। जो कि मानव कंकाल के साथ क्या था वहां पे बुर्जहोम में, कि कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। जैसे कोई इंसान मर गया उसके साथ उसका जो कुत्ता है उसको भी उसी में दफना दिया। तो इसीलिए कंकाल के साथ क्या, कुत्ते का कंकाल भी मिला। तो वो कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन आपको पता ही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, बुर्जहोम। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से, कोल्दी हवा से, या ब्रह्मगिरी से, या संगनकल्लू से। तो जो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी कहाँ से, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, बुर्जहोम था कहाँ पे, तो ये कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था। यानी जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है उसके निकट ही बुर्जहोम था। वहीं से हमें किसके, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, और वहीं से क्या मिला है, मानव कंकाल के साथ उसके कुत्ते के कंकाल के भी समाधान मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो किसका है, संस्कृति का है, पर्यटन का है, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, या फिर मानव संसाधन विकास का है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
मंत्रालय में किसका संलग्न कार्यालय है? तो वो है संस्कृति का, यानी ऑप्शन नंबर ए संस्कृति का कार्यालय है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, तो ये इससे रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पर पूछा है, तो ये कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, या भोपाल में है, या चेन्नई में है? तो ये है भोपाल में। कहाँ पे है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? कहाँ पर है? भोपाल में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।